गुड इवनिंग, वेलकम टू देवत गेट इजी। आज हम बात करने वाले हैं स्टीम पावर प्लांट की। ठीक है, ऐसा है कि सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस कि मैं कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन आज हम जो प्लान लॉन्च करने वाले हैं उसमें हम पूरा का पूरा मॉड्यूल फ्री में लॉन्च करने वाले हैं एज मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पूरा सिलेबस, जिसमें हम कवर करने वाले हैं इंक्लूडिंग जो आपका गेट 2021 में आपका सिलेबस चेंज हुआ है उसको भी इंक्लूड करते हुए। ठीक है, आज हम पावर प्लांट स्टार्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे हम सारे सिलेबस को कवर अप करेंगे। आपके लिए एक अच्छी खबर यह है कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपके लिए मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे ग्रुप बना दिया है। वहां पे अगर आपको आवश्यकता है कि भाई किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो वो क्वेश्चन अगर पूछना है तो आप टेलीग्राम लिंक हम शेयर कर देंगे, उस पर आप जाकर के ऐड हो सकते हैं उस ग्रुप में। ठीक है, अगर उसमें कोई क्वेश्चन आपके मन में आता है तो वो सारे क्वेश्चन रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सब कुछ सारी क्वेरीज आपके साथ डिस्कस होंगी। जैसे मर्जी आप डिस्कस करना चाहें उसको वैसे कर सकते हैं, पूरी तरह से फ्री हैं। मेरा एम सिर्फ इतना है कि आपके मार्क्स, आपकी रैंक आनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए जितने भी हमारा एफर्ट होगा सफिशिएंट वो हम करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ये स्टीम पावर प्लांट क्या होता है। स्टीम पावर प्लांट, अच्छा एक चीज और है यार कि सारे लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग यहां से हमारे चैनल से कनेक्ट होइए और ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले यार। मोटिवेशन मिलेगा तभी हम एक अच्छा सा काम करेंगे आपके लिए। ये कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जानते हैं, फ्री में सारी चीजें दी जा रही हैं। तो अगर आपको हम इतना सपोर्ट करने की कोशिश में हैं तो आप भी हमारा सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा सा हमारे और आपके बीच में तालमेल अच्छा बनेगा। ठीक है, पढ़ते हैं क्या होता है ये स्टीम पावर प्लांट। स्टीम पावर प्लांट एक्चुअली क्या है कि यार थर्मल पावर प्लांट का एक पार्ट है। थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, पावर प्लांट शब्द आया कहां से। ये जो आपके सामने पावर प्लांट है इसका क्या मतलब है, मुझे यह बताओ कि पावर्स मिलती कहां पे है। सोचो कि काइनेमेटिक चेन या चेन आपने सुना होगा थियरी ऑफ मशीन्स में। चेन क्या होती है, एक लिंक, एक लिंक के साथ मिलकर बनी होती है, मतलब कई लिंक के साथ एक चेन बनती है। और वो चेन अगर किसी एक उस चेन की अगर हम पर्टिकुलर डायरेक्शन को बता सकें कि उसका मोशन किस डायरेक्शन में हो सकता है तो वो चेन क्या कहलाती है, काइनेमेटिक चेन कहलाती है। क्लियर है। अब वो काइनेमेटिक चेन जिसका एक लिंक फिक्स कर दिया जाए तो वो चेन क्या बन जाती है, मैकेनिज्म बन जाती है। और वैसा मैकेनिज्म जो मॉडिफाई करे एनर्जी को फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वो मैकेनिज्म क्या कहलाता है, मशीन कहलाता है। समझ रहे हो। तो मशीन क्या है, ऐसी मशीन जो आपको वर्क प्रोड्यूस करके दे वो क्या कहलाता है, इंजन कहलाता है। आप समझ में आए, लिंक चेन, काइनेमेटिक चेन, मैकेनिज्म, मशीन एंड इंजन। अब ऐसा इंजन जो हीट को वर्क में प्रोड्यूस करे वो हीट इंजन। अब हीट इंजन पे काम करने वाले जितने भी मैकेनिज्म है वो कैसे हैं। हीट इंजन पे कौन कौन से इंजन काम करते हैं, एक तो आईसी इंजन, एक ईसी इंजन। आईसी इंजन क्या है, इंटरनल कंबशन इंजन। ईसी इंजन क्या है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। आईसी इंजन जैसे आपकी बाइक वगैरह हो गई, ये आईसी इंजन बेस्ड है जिसमें ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और डुअल साइकिल वगैरह की बात करते हैं। ईसी इंजन क्या है, जैसे जिसमें हम ब्रेटन साइकिल की बात करते हैं, रेनकाइन साइकिल की बात करते हैं। इसमें इसी इंजन में दो टाइप के हैं, जैसे गैस पावर प्लांट है और ये आपका स्टीम पावर प्लांट है। ठीक है, आज हम स्टीम पावर प्लांट पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम गैस पावर प्लांट के बारे में आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसा है कि ऐसी चीजें कनेक्टेड रहती हैं। अब क्या है कि इन इंजीनियरिंग, स्पेशली इन थर्मोडायनेमिक, हम ऐसे दिखाते हैं हीट इंजन को, कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि एक सोर्स होता है, वहां से हम किसी Q1 को सप्लाई करते हैं हीट इंजन में और हम वहां से वर्क लेते हैं। उसके बाद कुछ Q2 रिजेक्ट होता है किसी इन्वायरमेंट टेम्परेचर या किसी सिंक में। ठीक है, T2 टेम्परेचर जिसका हो वहां पे Q रिजेक्ट होता है और कुछ ना कुछ हमें वर्क मिलता है। ये वर्क एक्चुअल भी हो सकता है, ये वर्क मैक्सिमम भी हो सकता है, ये वर्क अवेलेबल एनर्जी भी हो सकता है। अब ये सारी डिटेल में जानने के लिए हमें थर्मोडायनेमिक में जाना पड़ेगा, वो पार्ट डिफरेंट है। बात समझ में आई। अब क्या है, हम पढ़ रहे थे आईसी इंजन और ईसी इंजन के बारे में डिफरेंस।
आईसी इंजन में हम इफिशियंसी के बारे में बात करते हैं, और इसी इंजन जो होता है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन जो होता है, वहां पे हम पावर्स के बारे में बात करते हैं। हम ये नहीं कहते कि ये हमारा इंजन जो है कितना एफिशिएंट है, हम ज्यादा से ज्यादा जो बात करते हैं वो पावर्स की बात करते हैं। और इसीलिए उस पावर्स को एनालिसिस करने के लिए या उस पावर को पाने के लिए हमने एक प्लांट बनाया, और वो प्लांट क्या कहलाता है? पावर प्लांट कहलाता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि पावर प्लांट क्या होता है? पावर प्लांट समझने के लिए मैं आपको थोड़ी देर के लिए उसमें थियरी ऑफ मशीन्स में ले गया था, लेकिन पावर प्लांट कुछ नाम वहीं से आया। अब स्टीम पावर प्लांट क्या होता है? जो स्टीम पे काम करे। सिंपल सी बात है, दो ही टाइप के एक्सटर्नल कंबशन इंजन होते हैं, एक गैस पावर प्लांट, एक स्टीम पावर प्लांट। अब जब भी स्टीम पावर प्लांट की बात आएगी, वहां पे आपके दिमाग में रैनकाइन साइकिल आना चाहिए। वजह यह है कि रैनकाइन साइकिल पे ही स्टीम पावर प्लांट काम करता है। जब गैस पावर प्लांट की बात आएगी तो ब्रेटन साइकिल आपके दिमाग में वो इमेज आनी चाहिए। देखो यहां पे गेट इंक्लूडिंग 2021 से जो सिलेबस चेंज हुआ है, वो गेट से रिलेटेड ये सारे डाउट्स आपके मन में जो आने वाले हैं, जो उठ रहे हैं, वो सारे डाउट्स यहां पे क्लियर होंगे। आपके एक एक चीजें धीरे धीरे सॉल्व होती चलेंगी। ठीक है, तो भाई स्टीम पावर प्लांट हम बात कर रहे हैं। स्टीम पावर प्लांट बनता कैसे है, थोड़ा सा देखते हैं कैसे बनता है ये। स्टीम पावर प्लांट में एक फर्नेस होता है, एक ये बॉयलर होता है। एक्चुअली सुपर हीटर, इवेपोरेटर और इकोनॉमाइजर को मिला करके हम एक बॉयलर बनाते हैं। अब क्या होता है कि भाई देखो, स्टीम हमारी सर्कुलेट कर रही है कहां से? 1 2 3 4 इन पॉइंट्स पे। 1 अगर मैं इसको टीएस डायग्राम में रिप्रेजेंट करता हूं रैनकाइन साइकिल में, तो आई होप सो आप इतना जानते हैं कि रैनकाइन साइकिल में 1 to 2 टरबाइन काम करता है, 2 to 3 कंडेंसर काम करता है, 3 to 4 पंप काम करता है, और 4 to 1 क्या काम करता है? हीट सप्लाई। हीट सप्लाई कहां से करते हैं? किसी फर्नेस से। किसी फर्नेस पे हाई टेम्परेचर होगा, वहां से हम क्यू सप्लाई करते हैं। किसको? बॉयलर को। ये पूरा का पूरा पार्ट बॉयलर है, और बॉयलर को क्यू जब हम सप्लाई करते हैं तो ये एक तरह से अपनी हीट को एक्सचेंज करता है। हीट को ये सप्लाई करता है एक तरह से इसमें, इस पार्ट में। ये पार्ट जो आपका पावर प्लांट का पार्ट है, ये जो आपका साइकिल है रैनकाइन साइकिल, इसमें सप्लाई करता है। कहां पे? 4 to 1 की केस में। 4 to 1 में अगर मैं आपको बताऊं तो 4 to 1 की केस में अगर मैं इसको नंबरिंग करूं 4 5 एंड 6 की, तो भाई जो 4 to 6 पार्ट है ना, ये 4 to 6 पार्ट ये है, ये 7 है, सॉरी 4 to 5 है, सॉरी ये 4 to 5 है, 5 to 6 है, 5 to 6 है, और 6 to 1 का जो पार्ट है वो सुपर हीटर में आता है। अब ध्यान से समझो कि क्या है कि फर्नेस से हमने हीट प्रोवाइड की इसको, बॉयलर को। ये हीट अपना इसको सुपर हीटर, इवेपोरेटर और इकोनॉमाइजर के थ्रू ये आगे निकलती हुई चिमनी में आगे निकल गई। यहां पे कुछ फ्लू गैसेस है। काम कैसे किया इसने? सबसे पहले हमारे पास वाटर था, वाटर को हमने क्या किया? यहां पे पंप किया, पंप करके हमने बॉयलर में भेजा, और ये जब बॉयलर में गया तो ये कौन सा वाटर जा रहा है? यहां पे फीड वाटर जा रहा है। फीड वाटर इसको हम बोलते हैं। फीड वाटर यहां पे गया। अब इस फीड वाटर को प्री हीट करने के लिए क्या लगता है? इकोनोमाइजर। फीड वाटर जो होता है उसको थोड़ा सा पहले से हीट करने के लिए, ताकि ये बॉयलर में जाए, उससे पहले प्री हीट करने के लिए हम इकोनोमाइजर लगाते हैं। तो कई बार गेट में क्वेश्चन आता है कि भाई इकोनोमाइजर का काम क्या है? तो इकोनोमाइजर का काम होता है फीड वाटर को प्री हीट करना। प्री हीट मतलब पहले से ही हीट करना। इकोनोमाइजर अगर मैं टीएस डायग्राम में बताऊं तो भाई इकोनोमाइजर ये है 4 to 5। 4 to 5 में इकोनोमाइजर है। अगर मैं इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में रिप्रेजेंट करूं तो इकोनोमाइजर ये 4 to 5 पार्ट में है। ठीक है, अब इसके बाद 5 to 6 क्या होता है? इवेपोरेटर लगता है। इवेपोरेटर लगता है, और 6 to 1 के पार्ट में 6 to 1 जो होता है सुपर हीटर है। अब क्या है कि देखो आप जानते हैं 4 to 5 क्या हो रहा है?
सेंसिबल हीटिंग हो रही है, 4 to 5 सेंसिबल हीटिंग हो रही है और 6 to 1 भी सेंसिबल हीटिंग हो रही है। सिर्फ और सिर्फ लैटेंट हीटिंग कहां हो रही है? 5 to 6 में। लैटेंट हीटिंग का मतलब क्या होता है? लैटेंट हीटिंग का मतलब होता है किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही वो अपने फेस को चेंज करे। आप ये जानते होंगे कि रैनकाइन साइकिल जो बनता है, ये पार्ट क्या होता है, ये जो यहां से लेके यहां तक का जो ये लाइन है, ये सैचुरेटेड वाटर की लाइन है और यहां से यहां तक ये कौन सा पॉइंट है? क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट से लेफ्ट साइड में जो लाइंस होती हैं वो क्या होती है? सैचुरेटेड वाटर की लाइन होती है और इधर की लाइन जो होती है राइट साइड में वो क्या होती है? सैचुरेटेड वेपर की लाइन होती है। तो भाई इसके बीच में क्या है? इसके बीच में लैटेंट हीटिंग हो रही है जिसकी वजह से फेस चेंज हो रहा है। क्लियर है? तो भाई इकोनोमाइजर ने क्या किया? फीड वाटर को प्री हीट कर दिया और प्री हीट करने के बाद हमने उसको इवेपोरेटर में डाल दिया। इवेपोरेटर में डालने के बाद उसका फेस चेंज हुआ। यहां से वाटर से ये वाटर 4 to 5 हीट हुआ, यहां तक अभी वाटर ही था, सैचुरेटेड वाटर ही था, ये सैचुरेटेड वाटर था। उसके बाद जब लैटेंट हीटिंग हुई तो 5 to 6 में ये सैचुरेटेड वाटर से स्टीम में बनने की कोशिश में आ गया, वेपर बनने की कोशिश करने लगा। लेकिन अभी इसमें 5 to 6 में स्टीम और स्टीम और वाटर का मिक्सचर था। लेकिन जैसे ही 6 पॉइंट पे पहुंचा ये सैचुरेटेड वेपर हो गया, पूरी तरह से वेपर हो गया और उसके बाद ये सुपर हीटेड कंडीशन में हमने ले जाके इसको एक्सपैंड कर दिया। कहां पे? टरबाइन में। टरबाइन में एक्सपेंशन होता है, टरबाइन में उसका टेम्परेचर और प्रेशर सब कम हो जाता है। तो भाई प्रेशर P1 था यहां पे, अब बाद में प्रेशर P2 हो गया जब हमने टरबाइन से एक वर्क ले लिया 1 to 2 प्रोसेस में। अब इस 2 पॉइंट को यहीं पे क्यों छोड़ा हमने, यहां पे क्यों नहीं छोड़ा, इसका भी एक अलग डिस्कशन है, उसको नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। हम चाहते हैं टरबाइन हमारा मैक्सिमम वर्क दे, चूंकि हम पावर चाहते हैं, इसीलिए अब मैं मान लो यहां पे करता हूं एक्सपेंशन, तो इसका वर्क एज कंपेयर टू यहां पे कम हो जाएगा। लेकिन मैं अब आपका क्वेश्चन आएगा कि यार वर्क जो है इसको मैं और नीचे कर लेता हूं। ज्यादा नीचे कर लोगे तो मॉइस्चर कंटेंट आ जाएंगे और मॉइस्चर कंटेंट आ जाएंगे तो आपकी टरबाइन की जो ब्लेड है उसमें ये इरोजन वगैरह आ जाएगा, ठीक है, कोरोजन वगैरह आ जाएगा, जिसकी वजह से कुछ यहीं पे हम हल्का सा वेपर लाइन के आसपास छोड़ देते हैं उसका एक्सपेंशन किस पॉइंट पे हुआ? 2 पॉइंट पे। 2 पॉइंट के बाद 2 to 3 कंडेंसर पार्ट का रोल आ जाता है। कंडेंसर का काम क्या होता है? फेस चेंज करना वापस से। अब यहां पे स्टीम था, स्टीम से वापस ये कंडेंस करके वाटर ले गया, वाटर पे कहां पे? ये सैचुरेटेड वाटर पॉइंट 3 पॉइंट पे छोड़ दिया, सैचुरेटेड वाटर पॉइंट पे छोड़ दिया इसने, बाकी की हीट कुछ इसने रिलीज कर दी। अब जब सैचुरेटेड वाटर आ गया तो सैचुरेटेड वाटर की केस में पंप काम करेगा। पंप इसको वापस से P2 प्रेशर से P1 प्रेशर में हाई प्रेशर पे जाना है तो क्या काम करेगा? पंप और कंप्रेसर दो ही काम करता है, लेकिन कंप्रेसर कहां काम करता है? ओनली गैसियस स्टेट में, और पंप कहां काम करता है? ओनली वाटर स्टेट में। सैचुरेटेड वाटर है तो वहां पे पंप काम करता है और पंप का वर्क एज कंपेयर टू कंप्रेसर में बहुत कम होता है। कई बार जहां पे कंप्रेसर का यूज होता है हम चाहते हैं कि वहां पे पंप का यूज हो जाए ताकि हमारा वर्क जो है कम हो, क्योंकि ये वर्क वहीं से लेते हैं टरबाइन से ही। अब टरबाइन हमारा ज्यादा वर्क कर रहा है और अगर कंप्रेसर भी कम, कंप्रेसर का काम क्या है? हम उस पर काम करते हैं, ये माइनस हो जाएगा और हमारी इफिशियंसी या वर्क आउटपुट कम आ जाएगा। इसलिए हम वर्क, ये जो पंप का वर्क है हम कम चाहते हैं और पंप हमेशा ही वर्क कम करता है एज कंपेयर टू कंप्रेसर, ठीक है। तो भाई ये पंप था और पंप ने फिर से फीड वाटर दिया इसको और फिर से ये सारी सर्कुलेशन होने लगी। ये सारा प्लांट जो है हम अब दोबारा जब डिस्कस करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ टीएस डायग्राम या पीवी डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो ठीक है, गेट में ज्यादातर क्वेश्चन इसमें आता है, मोस्टली क्वेश्चन आया हुआ 2020 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। स्टीम टेबल में दी हुई इंफॉर्मेशन वो आपको दे देते हैं। अभी हम टीएस डायग्राम को और अच्छे से डिस्कस करते हैं तो उसमें आपकी जो डाउट्स हैं वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अभी के लिए यही स्टीम पावर प्लांट था और स्टीम पावर प्लांट बनता क्यों है आप जानते हैं, पावर्स को जनरेट करने के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे रैनकाइन साइकिल के बारे में थोड़ा डिटेल में कि हर पॉइंट्स पे कैसे कैसे चीजें निकाली जा सकती हैं, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें गेट में। ऐसा है कि ये है रैनकाइन साइकिल का टीएस डायग्राम,
ठीक है, रैनकाइन साइकिल का टीएस डायग्राम ऐसा बनता है जिसमें क्या होता है, डब्ल्यू टरबाइन वर्क होता है यहाँ पे हम क्यू सप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्यू रिजेक्ट होती है और यहाँ पे पंप आपका वर्क करता है। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे H2 क्या होता है कि भाई ये T1 पे क्या होता है। अब इस साइकिल का एक मैक्सिमम टेम्परेचर भी होता है, कई बार उस टर्म में भी क्वेश्चन पूछते हैं। ये मैक्सिमम टेम्परेचर ये होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है कि भाई किसी भी साइकिल का एक मैक्सिमम टेम्परेचर होता है जहां पे उसके बियॉन्ड आपकी टरबाइन एंट्री नहीं हो सकती, समझ रहे हैं, उसके बाहर नहीं हो सकती, क्योंकि उसके बाहर जैसे ही टेम्परेचर जाएगा तो टरबाइन की ब्लेड वगैरह ये खराब हो सकती है, मेल्ट हो सकती है। तो ऑब्वियसली एक मैक्सिमम टेम्परेचर सेट होता है हर रैनकाइन साइकिल का। अब वो मैक्सिमम टेम्परेचर जरूरी नहीं कि उसका इनलेट उसी मैक्सिमम टेम्परेचर पे हो टरबाइन का, समझ रहे हैं, वो उस मैक्सिमम टेम्परेचर पे भी हो सकता है, उससे नीचे भी हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। इसमें जो मोस्टली क्वेश्चन पूछते हैं रैनकाइन साइकिल से वो ये पूछते हैं कि अगर मान लो T1 पे एंथैल्पी H1 है और T2 पे एंथैल्पी H2 है, T3 पे एंथैल्पी H3 है और T4 पे एंथैल्पी H4 है। तो भाई ये बताओ कि W टरबाइन का वर्क कितना होगा। टरबाइन का वर्क कुछ और नहीं होता, ये होता है H1 माइनस H2 और Q सप्लाई कैसे निकालेंगे, H1 माइनस H4। यहां की एंथैल्पी H1 यहां पे स्पेसिफिक एंथैल्पीज हैं, ये क्या होगा किलो जूल पर केजी में हम इसको लेते हैं, स्पेसिफिक एंथैल्पीज है। अब क्या है कि Q सप्लाई अगर निकालना है तो सप्लाई कहां से कहां तक हो रही है, 0.1 से 4 तक, तो भाई H1 माइनस H4 हो जाएगा। अब अगर हमें निकालना है कंडेंसर कितना हीट रिजेक्ट कर रहा है, Q रिजेक्ट अगर निकालना है, Q रिजेक्टेड अगर निकालना है तो हम निकालेंगे H2 माइनस H3, ठीक है। अब अगर पंप का वर्क निकालना है तो पंप का वर्क क्या होगा, H4 माइनस H3, ठीक है। ये आपका आ जाएगा टरबाइन का, कंप्रेसर का और सप्लाइड और हीट रिजेक्टेड। अब कई बार ऐसा पूछता है कि भाई मान लो यहां पे हमने एंथैल्पी दे दी सैचुरेटेड वेपर केस में, इसकी पॉइंटिंग कर देता हूं 5 और 6, ठीक। 5 और 6 पे अगर मैं एंथैल्पीज दे देता हूं उस 6 पॉइंट पे, तो मान लो 1 पॉइंट पे निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप, H1 इज इक्वल टू H6 प्लस CP क्या, यहां पे टेम्परेचर क्या है, यहां पे टेम्परेचर क्या है, T1 माइनस T6। आप जानते हैं H को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, CP डेल T से H को। अब क्या है कि 1 से 6 के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है, अगर हम उसको CP से मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्लस H6 क्या दे देगा आपको, H1 की वैल्यू दे देगा। तो कई बार यहां से ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेट में, ठीक। अब मान लो H1 आपके पास निकल गया और H2 कैसे निकालेंगे आप, H2 को हमेशा आप टरबाइन को इस सैचुरेटेड वेपर के थोड़ा सा अंदर ही गिराते हैं, टरबाइन का एक्सपेंशन। तो कई बार आपसे पूछता है H2 अक्सर पूछ लेता है, ये 2019 में 20 में सब में आया हुआ है, H2 पूछता है। और अगर आपके पास H2 नहीं दिया तो H2 क्या होता है भाई, HF प्लस X इंटू HFG। क्या है HF ये है सैचुरेटेड लाइन पे H की वैल्यू कितनी है फ्लूइड की, ठीक है, सैचुरेटेड फ्लूइड है, ये सैचुरेटेड वेपर है, तो Hg इसको हम इसका नोटेशन दे देते हैं। तो मुझे बताओ कि अगर मैं H2 निकालना चाहता हूं तो मुझे निकालना पड़ेगा HF प्लस X इंटू HFG। HFG कैसे निकलता है, Hg माइनस HF से। अगर मैं इसकी एंथैल्पी माइनस इसकी एंथैल्पी कर दूं तो फिर HFG निकल जाएगा। अब HF की वैल्यूज दी होंगी टेबल में और सिर्फ निकालना होगा आपको X की वैल्यू। X क्या है, ड्राइनेस फ्रैक्शन है, X क्या है, ड्राइनेस फ्रैक्शन। अब ये चीजें आई होप सो कि आप जानते होंगे कि ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है। ड्राइनेस फ्रैक्शन थर्मोडायनेमिक मैटर
थर्मोडायनेमिक इसमें बेसिक थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट में आप जब प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस पढ़ते हैं तो वहां पे ड्राइनेस फ्रैक्शन आप जानते हैं, ठीक है। अगर आपको निकालना हुआ, मान लो ड्राइनेस फ्रैक्शन भी नहीं दिया, तो ये ड्राइनेस फ्रैक्शन के कुछ रिलेशंस हैं जो निकाले जा सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ रिलेशन बता देता हूं। ये हालांकि थर्मोडायनेमिक जब हम पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ लेंगे, लेकिन ड्राइनेस फ्रैक्शन को निकालने का तरीका क्या है कि भाई SO2 निकाल दिया जाए। यही रिलेशन सारी चीजों में होता है। जैसे S2 में एंट्रोपी निकालना हो, S2 इक्वल टू SF प्लस X इंटू SFG, ठीक है। अब अगर मैं S2 निकालूं तो S2 नहीं दिया होगा, अक्सर आपको क्या दिया होगा, S1 दिया होगा। लेकिन क्या है, ये आइसेंट्रोपिक लाइन है, तो आपको गिवन क्या होगा, अक्सर आपको क्वेश्चन में दे देता है गिवन क्या होता है, S1 होता है। जब गिवन S1 होगा तो वही S1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, S2 हो जाता है, क्योंकि ये आइसेंट्रोपिक लाइन है। आइसेंट्रोपिक का मतलब कि एंट्रोपी कांस्टेंट है, तो जो एंट्रोपी 1 पे होगी वही एंट्रोपी 2 पे होगी। यहां से आप SF की वैल्यू दी होगी, HG की वैल्यू दी होगी, और आप SFG यहां से निकाल सकते हो, और यहां से आपको X मिल जाएगा, X की वैल्यू मिल जाएगी। और इसी X की वैल्यू को अगर आप इसमें रख देंगे तो आपको H2 की वैल्यूज मिल जाएंगी। बहुत ध्यान से समझना, ये छोटी छोटी चीजें हैं जहां से आपको क्वेश्चन पुट अप करता है वो रैनकाइन साइकिल से। क्लियर है? आपसे ज्यादा यही सारी चीजें पूछता है। इसके अलावा अगर वो पूछता है तो इफिशियंसी पूछ लेगा। इफिशियंसी आप जानते हैं कि इफिशियंसी होती क्या है। इफिशियंसी क्या होती है? इफिशियंसी, थर्मल इफिशियंसी क्या होती है, W नेट अपॉन में Q सप्लाइड। जो सप्लाई कर रहे हैं एक्चुअली ये आउटपुट अपॉन में इनपुट होती है। आउटपुट कितना मिल रहा है और इनपुट आप कितना दे रहे हैं, ये इसका रेशियो क्या दे देता है, थर्मल इफिशियंसी दे देता है। थर्मल इफिशियंसी का मतलब हुआ कि भाई W नेट कैसे निकालोगे, W नेट निकालते हो आप कैसे, H1 माइनस HG, सॉरी इसको अगर हम ऐसे दिखाएं तो टरबाइन माइनस टरबाइन का वर्क माइनस पंप का वर्क अपॉन में Q सप्लाइड। अब टरबाइन का वर्क आप जानते हैं एंथैल्पी के टर्म्स में H1 माइनस H2 होता है, माइनस पंप का वर्क कितना है, H4 माइनस H3 अपॉन में Q सप्लाई कितना है, H1 माइनस H4। ज्यादा से ज्यादा आपसे रैनकाइन साइकिल में ये चीजें पूछ लेता है। क्लियर है? अब एक और टर्म आता है पंप वर्क। कई बार आपको H3 की वैल्यू दे देता है, वो टेबल में भी आपको मिल जाती है, क्योंकि H3 ऑलवेज कहां होती है, सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट पे होती है H3, ठीक है। तो वो टेबल में दे देता है, लेकिन यहां पे हमेशा और हमेशा पंप वर्क अगर आपको निकालना है तो आप हमेशा VDP के फॉर्म में ही निकालेंगे। VDP किसका वर्क होता है, ओपन सिस्टम का वर्क होता है। क्योंकि ये जो सिस्टम है पंप, ये ओपन सिस्टम है, इसलिए हम ओपन सिस्टम का वर्क लगा देते हैं VDP। DP क्या होता है, DP यही प्रेशर डिफरेंस होता है। जो ये वाला प्रेशर था, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है और ये भी कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। तो ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन पे इन दोनों प्रेशर लाइनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या देता है, DP, P1 माइनस P2। और V कहां से निकालेंगे, कई बार वो V नहीं भी देता, लेकिन आप जानते हैं स्टीम पावर प्लांट है, और स्टीम पावर प्लांट में V क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है V। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन रो। रो मतलब 1 अपॉन डेंसिटी, ठीक है। और आप जानते हैं वाटर की डेंसिटी क्या होती है, H2O की डेंसिटी क्या होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। अगर आप ये जानते हैं तो आप स्पेसिफिक वॉल्यूम आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसमें एक बात आती है कि पंप वर्क आप आराम से निकाल सकते हैं, और पंप वर्क के साथ कई बार H4 की भी वैल्यूज नहीं देता। तो H4 निकालने का तरीका क्या होगा, H4 कुछ और नहीं होता, H3 होता है प्लस VDP, वही होता है VDP किलो जूल पर केजी में आएगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक वर्क होता है। H3 ऑब्वियसली स्पेसिफिक एंथैल्पी है, तो ये भी किलो जूल पर केजी में आती है। बात समझ में आई? तो
तो H4 निकालने का तरीका यहां से होगा कि H3 प्लस VDP हम ऑलवेज करेंगे। देखो ये चीजें बहुत जो बता रहे हैं बहुत सूक्ष्म चीजें हैं, इस पे प्रैक्टिस करते रहना ताकि चीजें आपकी आसान होती जाएं। ठीक है, धीरे धीरे हम सब्जेक्ट का शुरुआत करेंगे, थर्मोडायनेमिक, थ्योरी ऑफ मशीन्स और सारी चीजें। इस 6 महीने जो बचा हुआ 5 महीने से ज्यादा का समय है, इसमें पूरी की पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग को हम समाप्त कर देंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसमें ऐसा कोई गेट का क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं हो सकता। देखो हम बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको गेट के ही हिसाब से पढ़ाया जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि रिजल्ट कन्वर्ट होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर रिजल्ट कन्वर्ट नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का।